नाज़रीन, आज ईरान की लड़ाई को 12वां दिन है। पिछली दफा जब ईरान इजराइल की लड़ाई हुई थी तो उसमें 12 दिन के अंदर पूरी जंग खत्म हो गई थी और उसे 12 डेज ऑफ वार कहा जाता है। इस दफा जब ये जंग 12वें दिन में दाखिल हो रही है तो जंग का नक्शा ही तब्दील हुआ है। इसमें वाज़े तौर पर नजर आ रहा है कि जीत कौन रहा है और हार कौन रहा है। पिछली दफा कौन जीता कौन हारा बिल्कुल एक एम्बिगुअस सी सिचुएशन थी। अब इस बार वाज़े तौर पर पता चल रहा है कि कौन जीत रहा है कौन हारा है। 6 बड़ी खबरें इस वक्त की मौजूदा सूरत हाल के हवाले से मैंने आपके लिए इकट्ठी की हैं। 6 बड़ी खबरें मैं आज आपके सामने रखूंगा। सबसे पहले जो आज की हेडलाइंस है नाज़रीन, बड़ी-बड़ी खबरें वो मैं आपको बता दूं जिनके ऊपर हम तफसील में बात करने वाले हैं। ईरान के जो नए सुप्रीम लीडर हैं आयतुल्लाह मुज्तबा खामनाई, उनके ऊपर हमले की तस्दीक हो गई है। उनकी हालत अब कैसी है, क्या वो सर्वाइव कर पाए हैं या नहीं, ईरानी हुकाम का इस बारे में क्या कहना है, इजरायली क्या दावा कर रहे हैं और उनके ऊपर हमला कब, कैसे और किस तरह से हुआ और कैसे प्लान किया गया, इसकी तफसील मैं आपके सामने रखूंगा। ईरान ने जो है वो भारतीय एजेंट गिरफ्तार कर लिया है जो कि मोसाद के लिए कार्रवाइयां कर रहे थे और इंटेलिजेंस मालूमात इकट्ठे करके उनको दे रहे थे। ये सिर्फ ईरान ने नहीं नाज़रीन, इसके अलावा कुछ अरब ममालिक ने भी भारतीय एजेंट्स को गिरफ्तार किया है जो कि मोसाद के लिए इंटेलिजेंस मालूमात इकट्ठे करके उनके लिए जासूसी कर रहे थे। ये एक बहुत यहाँ मौका ऐसे नजर आता है कि शायद भारत बजाता खुद भी इस जंग में कूद चुका है, जो कि यकीनी तौर पर भारत के लिए बहुत ही ज्यादा परेशानी का सबब होगा। नाज़रीन, चार बड़े बहरी बेड़े नकारा कर दिए ईरान ने और माफ कीजिए बिलियंस ऑफ डॉलर्स के बहरी बेड़े स्टेट ऑफ हार्मुज के अंदर किस तरह से नकारा कर दिए। बिलियंस यानी एक एक जो बहरी बेड़ा है उसकी कीमत 4-4 बिलियन डॉलर है। ये 4 बहरी बेड़े कैसे नकारा किए ईरान ने छोटे छोटे हथियारों से, इसके ऊपर भी कुछ चीजें आपके सामने रखेंगे। ईरान के ऊपर जमीनी हमला करने की बात की जा रही है। जमीनी हमला करके जो भी फोर्स ईरान के खिलाफ जमीनी हमला करेगी वो कैसे फंस जाएगी, वो किस तरह से यानी ईरान के ट्रैप में आ जाएगी, ये भी आज आपके सामने रखेंगे। और भी बहुत सारी खबरें हैं। ईरान किस तरह से अपने टारगेट्स को तब्दील कर रहा है और किस तरह से नई चीजों को टारगेट कर रहा है, इसके ऊपर भी कुछ चीजें आपके सामने रखेंगे। तो खबरें काफी सारी हैं। आपसे दरखास्त है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, घंटे का बटन भी साथ में दबाइए। आपको पता है कि जब हम ये सारी मालूमात आपको देते हैं, आपको इल्म ही है कि किस तरह से हमें रिपोर्ट किया जाता है, चीजें की जाती है। इसको आप रोक सकते हैं माफी देगा, इसको आप रोक सकते हैं शेयर करके, सब्सक्राइब करके, कमेंट करके। एक सवाल का जवाब नहीं, पिछली दफा 12 दिनों में पता नहीं चला था कौन जीता कौन हारा। आज जिस लड़ाई का 12वां दिन है, आपके ख्याल में अब तक इस पूरी लड़ाई में कौन जीत रहा है? जो भी मुल्क जीत रहा है उसका नाम जो है वो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए ताकि हमें पता चले कि इस वक्त आपके ख्याल में कौन सा मुल्क ये लड़ाई जीतता हुआ नजर आ रहा है। सबसे पहले नाज़रीन, बात करते हैं ईरान ने कल रात क्या किया है। कल रात दोनों तरफ से यानी अमेरिका की तरफ से भी इसराइल की तरफ से भी ईरान पर सबसे ज्यादा शदीद हमले किए गए। आज तक जितने हमले किए गए उनमें से सबसे ज्यादा शदीद हमले कल रात को किए गए हैं और ईरान ने भी आज तक के सबसे ज्यादा शदीद हमले कल रात मुख्तलिफ बेसिस के ऊपर और जो शहूनी मुल्क है उसके ऊपर किए हैं। किस तरह से मैं उसकी तफसील आपके सामने रख देता हूँ। कल रात इसराइल ने ईरान की दारुल हुकूमत तेहरान और इस्फहान सूबे में कई मकामात पर फजाई हमले किए। ईरानी हुकाम के मुताबिक बाज़ हमलों में तारीखी और आसार कदीमा मकामात भी मुतासर हुए। बहुत बड़े बड़े टारगेट्स जिनको आप यूं समझ लीजिए कि कार्पेट बमिंग या क्लस्टर बमिंग इसे कहा जाता है, वो की जा रही है। कुछ नहीं देखा जा रहा है कौन से फौजी टारगेट्स हैं कौन से सिविलियन टारगेट्स हैं, उनको दगड़-धूम किया जा रहा है। यानी कि ये भी कहा जा रहा है कि हम इतना नुकसान पहुंचा दें ईरान को कि ईरान उसको रीबिल्ड ही ना कर सके। यानी साला साल उसको इन तमाम चीजों को रीबिल्ड करने में लग जाए। वैसे भी आपको पता है इससे पहले जब इस तरह की सूरत हाल आप यानी गाजा वगैरह में होती है तो वहां पर क्या होता है कि इंटरनेशनल मदद मिलती है, लोग मदद करने के लिए आ जाते हैं तो बाद में उसको रिबिल्ड किया जाता है। लेकिन यहाँ पर जिस तरह से तबाही और बर्बादी ईरान के अंदर फैली जा रही है उसके अंदर यानी टारगेट यह है कि ईरान इसको रिबिल्ड ना कर सके, सारा साल इसी में फंसा रहे। दूसरी जानिब नाज़रीन, ईरान ने रात को जो है वो बहुत ही अपने नए टेक्नोलॉजी के और लेटेस्ट मिसाइल्स हैं उनको चला दिया है। खुरमशार मिसाइल नाज़रीन रात डाले गए हैं और जो वीडियोस वहां से आ रही हैं वो मैं चला नहीं सकता, इतना उनके अंदर आग और सब कुछ है। वो जो वीडियोस आ रही है नाज़रीन ऐसा लग रहा है जैसे बारिश हो रही है। मैंने आज तक अपनी जिंदगी में ये इस तरह के मनाज़िर नहीं देखे जिस तरह की वीडियोस हमें कल रात से जो खुरमशार मिसाइल चलने की वीडियोस आ रही हैं, जिसमें लगता यह है कि जैसे जैसे आग की बारिश हो रही होती है। ऐसे नाज़रीन ईरान ने भी जो है वो अपने हरीफ के ऊपर जो है वो हमला किया। ईरान ने जो सबसे खतरनाक ऐलान किया है वो ये है कि ईरान जो है वो कर ये सकता है कि वो अपने टारगेट्स को तब्दील कर देगा। यानी अगर ये जंग का दायरा कार वसी हुआ तो फिर ईरान क्या करेगा, टेक्नोलॉजी कंपनियों को निशाना बनाएगा, इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाएगा, बैंक्स को निशाना बनाएगा और जो माली नुकसान है वो भी ईरान करने की कोशिश करेगा। फिर ईरान ये बता रहा है कि भाई हम भी इस तरफ जाएंगे और हम भी जो है ना वो फिर टारगेट करेंगे और चीजों को जो है ना वो आपके लिए थोड़ा मुश्किल बना देंगे। दूसरी बड़ी खबर नाज़रीन, मैंने आपको बताया कि जो है ना वो मुश्तबा खामनेई साहब के बारे में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ईरानी हुकाम ने तस्दीक कर दी है कि मुश्तबा खामनेई साहब जो है वो जख्मी हुए हैं इस ऑपरेशन के अंदर। आपको ये ज़हन में ही होगा कि अमेरिका की जानिब से ये कहा गया था कि भाई मुश्तबा खामनेई साहब जो है कि उनको भी ऑब्वियसली टारगेट किया जाएगा, उनको भी अपने बाप के पास भेजा जाएगा। फिर इसके बारे में खबरें आपको पता है कि पहले ये भी गर्दिश करती रही कि मुश्तबा खामनेई साहब भी शहीद हो गए हैं और जब अली रायजानी साहब का नाम आ रहा था, अली रजा आरफी साहब का नाम आ रहा था, उस वक्त ये खबरें आ रही थी कि मुश्तबा खामनेई साहब शहीद हो गए। बाद में वो पता आपको आगे और उनकी बेगम को भी शहीद किया गया है, उनको उनके बेटे को भी शहीद किया गया है। बल्कि आप हैरान होंगे कि जब वो मुश्तबा खामनेई साहब जो बने हैं सुप्रीम लीडर तो वो एक ग्लैडिएटर फिल्म का एक डायलॉग है वो बड़ा यानी उनके साथ मशहूर करके लिखा गया दैट हस्बैंड टू अ मर्डर वाइफ एंड अ फादर
टू अ मर्डर्ड सन। तो बहरहाल जब इनकी आल औलाद को और घर वालों को निशाना बनाया गया, तो इनको भी निशाना बनाया गया था। अब जो उनके जख्मी होने की इत्तलात है ना, वो जख्मी अब नहीं हुए हैं, वो जो पहली 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 वेव आई थी ना, पहली वेव के अंदर जब पहले दिन जो है ना वो उनको हमले का निशाना बनाया गया था, उसी के अंदर मुश्तबा खामनाई साहब जो है वो जख्मी हो गए थे और उनकी टांगों के ऊपर जख्म आए थे। अभी वो बिल्कुल रिकवर कर रहे हैं, ईरानी हुकाम ने उसकी तस्दीक की है और वो ठीक हो रहे हैं, यानी कि वो बिल्कुल यानी अभी रूबे सेहत हैं और किसी भी हमले का निशाना अली मुश्तबा साहब जो है, मुश्तबा खामनाई साहब जो है वो नहीं बने हैं। ये इंपॉर्टेंट है। अच्छा, मुझे लगता है ये जो डिले हुआ ना, जो माफ कीजिएगा, सॉरी, मुझे खांसी लगी है, इसके लिए भी मैं माजरत खाऊं, बार बार आप इंटरप्ट होते हैं। खैर, जो अभी वो उनको यानी थोड़ा सा डिले हुआ वोटिंग के जरिए उनका चुनना, ये उसमें भी शायद यही सबसे बड़ी बात थी कि शायद वो जख्मी थे। अभी वो बिल्कुल रूबे सेहत है, बिल्कुल ठीक है, अभी इस किस्म की कोई सिचुएशन नहीं है। बिफोर वी गो इनटू डिटेल्स के नाज़रीन, भारतीय शहरी कहां से पकड़ा गया और ये क्या कहानी है, मैं आपके सामने कुछ तफसीलात रखना चाहता हूं कि कैसे ईरान ने खलीजे फारिस को बंद कर दिया, यानी आपने हामस को मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया है। आपने हामस का बंद होना बहुत बड़ी खबर है। आप वो यानी ऐसा नहीं है कि अमेरिका उसको खुलवाना नहीं चाहता, लेकिन खुलवा सकता नहीं है, बिल्कुल नहीं खुलवा सकता। 3 जगहों के ऊपर पता चला है कि 3 टैंकर्स के ऊपर जो है ना वो एक अनआइडेंटिफाइड जगहों से हमले हुए हैं और 3 टैंकर्स जो है वो इस बात का निशाना बने। इसके बाद बिल्कुल वहां पर जो ट्रैफिक है वो रुक गई है। आप ये देखिए कि ये क्यों रुकी है, मैं जरा उसकी कुछ मिसाल आपको देना चाहता हूं। देखिए, इस वक्त अमेरिका बहुत बड़ी ताकत के साथ वहां पे मौजूद है। अमेरिका के पास इस वक्त जो अब्राहम लिंकन है, अब्राहम लिंकन वो खड़ा है अरेबियन सी के अंदर। जो जराल्ड आर फोर्ड कैरियर है वो खड़ा है रेड सी के अंदर। और HW यानी जॉर्ज बुश, यानी जो बुश, HW बुश, ये एक नया कैरियर है, ये तीसरा बड़ा कैरियर है। हर एक कैरियर 1 लाख टन का सामान लेकर, 75 एयरक्राफ्ट हर एक कैरियर लेकर जो है वो घूम रहा है और वो इन सारी जगहों के ऊपर मौजूद है, लेकिन ये आबनाए हरमस को नहीं खुलवा पा रहे हैं, खुलवा सकते भी नहीं है। इसके अलावा सिर्फ ये नहीं है नाज़रीन, माफ कीजिएगा, जो फ्रांस का डिग्लास, अगर मैं इसे सही प्रोनाउंस कर रहा हूं, तो वो कैरियर भी यहां पर मौजूद है। और ब्रिटानिया का HMS ड्रैगन, यानी ये टोटल 5 बड़े यानी दो का मत बहरी बेड़े इस वक्त इस पूरे रीजन के अंदर मौजूद हैं, लेकिन एक वेसल, एक जहाज, एक टैंकर भी आपने हरमस के अंदर नहीं जा सकता। कुछ अमेरिका के हुकाम ने इससे पहले तस्दीक की थी कि भाई हमने कुछ टैंकर्स को गुजारा, सिक्योरिटी दिया, लेकिन बाद में उस ट्वीट को डिलीट करना पड़ा क्योंकि ईरान ने उसके ऊपर बड़ा मजाक का निशाना बनाया था, अभी गुजर के दिखाओ। अब आप ये कहेंगे कि क्या अमेरिका उसको खुलवाना चाहता है तो क्यों नहीं खुलवा पा रहा? उसकी वजह नाज़रीन 2-4 चीजें हैं। उसकी वजह यह है कि ईरान ने कुछ ऐसी चीजें की हैं जो बड़े से बड़ा बहरी बेड़ा भी उसका रिस्क नहीं लेता। मिसाल लीजिए, जैसे माइंस लगाना। अब माइंस को डिटेक्ट नहीं किया जा सकता है। आपको याद होगा कि 1971 में एक गाजी हमारी एक आबदोज तबाह हुई थी और वो बड़ी शानदार आबदोज थी। उसके ऊपर इंडिया ने एक मूवी भी बनाई है। खैर, उससे हकीकत कुछ मुख्तलिफ है। गाजी जो है वो इसी तरह से एक लैंड जो यानी कि जो सी माइन अंदर होती है ना, उसी के साथ जो है ना वो लगकर तबाह हुई थी। तो ईरान जो है वो अगर माइंस बिछा देता है तो $4 बिलियन का जहाज, एक $500 के एक जो है ना वो उसका हथियार का निशाना बन जाएगा। इसके अलावा ईरान ने कुछ और भी चीजें की हैं। जैसे इन्होंने एक चीज एक हथियार बनाया, उसका नाम है अज़ादार। अब अज़ादार UVV, ये अनआर्म्ड अंडर वाटर व्हीकल है। अनआर्म्ड अंडर वाटर व्हीकल। अब ये क्या है, जैसे शाहिद ड्रोन है ना, इसी तरह से इन्होंने एक ऐसा ड्रोन बनाया जो पानी के अंदर चलता है और वो मिसाइल की शक्ल का है अज़ादार। और वो 25 नॉट की रफ्तार इख्तियार कर सकता है और वो यानी 600 किलोमीटर तक के इलाके को कवर कर सकता है और 4 दिन पानी के अंदर रह सकता है। 4 दिन। आप यूं सोचिए, छोटा सा आजादार ड्रोन। इसके अलावा इनकी मॉस्किटो फ्लीट जो है वो मॉस्किटो फ्लीट में यानी मच्छर कश्तियां, इनसे भी जो है ना वो काफी ज्यादा परेशानी है। तो मुमकिन ही नहीं है, ये 32 किलोमीटर का इलाका है, बड़ा इलाका है, ये बहुत बड़ा इलाका भी नहीं है। इसको उनके मिसाइल, उनके ड्रोन, उनकी ये चीजें इस तरह से कवर किए हुए हैं कि यहाँ से गुजरना नामुमकिन है। और कोई भी बहरी बेड़ा इस बात, देखिए ये एक जगह पे लिखा हुआ था कि भाई ये बड़े हथौड़े हैं, आप बड़े बड़े हथौड़ों से यानी जो सुई के अंदर धागा नहीं डाल सकते हैं। ये मामला सुई के अंदर धागा डालने जैसा है और बड़े हथौड़े से सुई के अंदर धागा नहीं डाला जा सकता। वो किसी और मिशन के लिए बने हैं। ये जो बड़े बड़े बहरी बेड़े हैं ये किसी और ताकत शो करने के लिए बने हैं, यानी ये इस तरह की चीज नहीं है। अच्छा जी, तीसरी खबर मैं आपके सामने रख दूं नाज़रीन। तीसरी खबर जो है वो भारतीय शहरी के गिरफ्तार होने की है, तो वो जरा सुन लीजिए कि इस वक्त क्या मामला है। नाज़रीन, पता ये चला है कि ईरान ने एक भारतीय शहरी को जासूसी के इल्जाम में गिरफ्तार किया है, जिस पर मोसाद को मालूमात फराहम करने का शुबा है। अच्छा, इस खबर के बारे में मैं थोड़ा सा आपको ये भी बता दूं कि सिर्फ ईरान नहीं नाज़रीन, कुछ अरब ममालिक ने भी खासतौर पर कुछ भारतीय शहरियों को, एक जगह पे भारतीय इंजीनियर भी गिरफ्तार हुआ है। अभी पता नहीं शाह से ज्यादा शाह के वफादार क्यों बने हुए हैं, क्यों बीच में आके जो है ना वो अपने मामलात को लेकर आ रहे हैं और क्यों ये मोसाद के लिए काम कर रहे हैं। लेकिन भारत का इस पूरे मामले में एक्टिव होना एक बात जो है वो समझ में आता है। मैं आपको ये बात बता दूं नाज़रीन कि इनके लिए जो है वो बड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी ये साइड कर चुके हैं
यानी ईरान के मुखालिफ, और नरेंद्र मोदी साहब भी जो है ना उनकी पॉलिसीज कुछ इस तरह सी हैं, आगे चल के इनके लिए जो है ना वो चीजें मुश्किल होगी। अच्छा जनाब, अगली खबर सुनिए। अगली खबर ये है कि ऐलान किया गया है कि शायद अब ईरान को जमीनी तौर पर इन्वेड किया जाएगा और जमीनी कार्रवाई उन पर होगी। ये अचानक, ये यानी कि ये जो अचानक के बड़े बड़े फैसले हैं ना, ये बड़ी बड़ी कॉस्टली होते हैं। ये एक बहुत बड़ा एक भंड होगा अगर ये किया जाए। उसकी वजह मैं बताता हूँ, ईरान को इन्वेड करना बहुत मुश्किल काम है। एक तो यह है कि ईरान का साइज बहुत बड़ा है, 16 लाख मरबा मील में फैला हुआ, और ये जो ईरान यानी 3 गुना बड़ा है इराक से। आप यूं समझिए कि शायद पूरे आधे से ज्यादा यूरोप ईरान के अंदर आ जाए, इतना बड़ा ईरान है। और फिर इसको इसलिए इन्वेड नहीं किया जा सकता, कुदरत ने इसे नेचुरल डिफेंस दिया। किस तरह से, मैं आपको बता देता हूं। बड़े और मुश्किल पहाड़ी सिलसिले, ईरान के चारों तरफ ताकतवर पहाड़ी सिलसिले हैं जो कि कुदरती दीवार की तरह काम करते हैं। जगरोस माउंटेन्स मगरबी सरहद पर हैं जो इराक की तरफ से आने वाली फौज के लिए बड़ी रुकावट बनते हैं, जबकि अल्बरोस माउंटेन्स शिमाल में हैं और यहां पर बहुत ऊंचे और तंग रास्ते हैं। इन पहाड़ों में टैंक, भारी गाड़ियां और बड़ी फौजी नकलो हरकत बहुत मुश्किल होती है। फिर इसके अलावा ईरान में बड़े रेगिस्तान हैं। ईरान के अंदर बड़े रेगिस्तान भी हैं जो कि फौजी ऑपरेशन को मुश्किल बनाते हैं। दश्ते कबीर और दश्ते लूत, यहाँ पर शदीद गर्मी, पानी की कमी और लंबी सप्लाई लाइन दुश्मन के लिए बहुत बड़ा मसला बन जाती है। इसी तरह से एक और बड़ा मामला, बहुत बड़ा रकबा है। ईरान तकरीबन 16 लाख मुरबा किलोमीटर पर फैला हुआ है। इतने बड़े मुल्क पर कब्जा करना या कंट्रोल रखना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि फौज को लंबी सरहदें और बड़े इलाके संभालने पड़ते हैं। इसके अलावा महदूद दाखिला रास्ते, ईरान में दाखिल होने के बड़े रास्ते ज्यादातर पहाड़ी दरों यानी कि माउंटेन पासेस से होकर गुजरते हैं। अगर ये रास्ते बंद या दिफाई तौर पर मजबूत कर दिए जाएं तो बड़ी फौज का अंदर आना बहुत मुश्किल हो जाता है। और फिर साहली और समुद्री कंट्रोल, ईरान के पास स्टेट ऑफ हार्मुज के करीब साहिल है जो दुनिया के अहम 3 समुद्री रास्तों में से है। यहाँ फौजी तनाव होने से आलमी तजारत और बहरी रास्ते भी मुतासर हुए हैं। तो बड़े रेगिस्तान हैं, बड़े पहाड़ी सिलसिले हैं, महदूद दाखिली रास्ते हैं, समुद्री मकाम है। ऐसे में मुझे ये बताइए कि ईरान के अंदर जाना कितनी बड़ी बेवकूफी होगी, और कितनी बड़ी बेवकूफी जो है वो कोई इस ऐसे मौके के ऊपर कर सकता है। ये अब उनके ऊपर डिपेंड करेगा जो कि ये इस बात को कर रहे हैं कि भाई ईरान के अंदर जाना चाहिए। अच्छा जी, इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि इस वक्त सूरत हाल जो है वो ये भी है कि यानी जो आलमी ताकतें हैं वो भी बड़ा रद्द-ए-अमल दे रही हैं। चीन ने खलीजी ममालिक पर हमलों की मुखालफत करते हुए कहा है कैसे इक़दामात खित्ते में अदम इस्तेहकाम पैदा कर सकते हैं। कनाडा के वज़ीर-ए-आज़म ने ऐलान किया है कि कनाडा, अमेरिका और इसराइल किसी जारहाना फौजी कार्रवाई में, यानी ऐलान किया कि कनाडा, अमेरिका और इसराइल की किसी जारहाना फौजी कार्रवाई में शामिल नहीं होगा। दूसरी तरफ अमेरिकी सेनेटर्स ने खबरदार किया है कि अगर कशीदगी मज़ीद बढ़ी तो अमेरिका ईरान के खिलाफ ज़मीनी फौज भेजने पर भी गौर कर सकता है, जो कि मैंने आपको बता दिया है। ईरान के अंदर की सूरत हाल ये है कि जो है ना वो मुश्तबा खामनेई साहब की जब ये ज़ख्मी होने की इत्तलात आई तो काफ़ी कियोस फैला, लेकिन अब वो चीज़ें कंट्रोल में हैं क्योंकि बता दिया गया है वो बिल्कुल सेहतमंद है और बेसेहत है। खित्ते की सियासत और मैशियत, नाज़रीन ये भी बताया जाता है कि एक तज्ज़िये के मुताबिक अगर अमेरिका ईरान पर कंट्रोल हासिल करता है तो इससे चीन की तवानाई सिक्योरिटी पर भी बड़ा असर और रसूख हासिल हो सकता है। चीन की तवानाई का तकरीबन 50% हिस्सा खलीजी ममालिक से आने वाले तेल पर मुनहसर है, तो ये बिल्कुल बैलेंस तब्दील हो जाएगा और चीन बिल्कुल कभी भी इस बारे में ये होता हुआ नहीं चाहेगा। आखिरी बात, पाकिस्तान और सऊदी अरब। सऊदी अरब का बिल्कुल साथ देने का ऐलान डंके की चोट पर पाकिस्तान ने कर दिया है। ये क्या कहानी है? पाकिस्तान ने वाज़ेह किया है कि वो सऊदी अरब की हर सूरत हमायत करेगा। वज़ीर-ए-आज़म के तर्जुमान के मुताबिक पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान दिफाई शराकतदारी बहुत मजबूत है और ज़रूरत पड़ने पर पाकिस्तान रियाज़ की मदद के लिए तैयार है। इसी दौरान सऊदी अरब के वली अहद मोहम्मद बिन सलमान की सिपाही में एक अहम काबीना इजलास भी मुनक्कद किया है।